कहना था कि ये हिस्सेदारी की लड़ाई है। याद रखो, हम कोई किसी रेलवे स्टेशन के कूली नहीं है कि इन जालिमों का बोझ हम अपने कंधों पर उठाकर लेकर जाएं। मगर मुसलमान के वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम भी मेंबर बन सकता है। ये कानून मोदी ने, नीतीश कुमार ने, इन सब ने बनाया। इसको भी ख्याल रखिए। आखिरी बात, चौथी बात, भारत के संविधान में दफा 14 की बात कर रहा हूँ, जिसको अंग्रेजी में इक्वालिटी बोलते हैं, मसावात बोलते हैं, बराबरी बोलते हैं, समानता कहते हैं। ये लड़ाई में आपके कानून की जरूरत है। और अगर आप वोट डालने वाले बनकर हम रह गए, मगर हमारा हाल पिछले 7 साल से इन जालिमों ने बनाकर रख दिया कि तुम वोट डालो और तब हम छोड़ दो। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप वोट भी डालो और अपने मुस्तकबिल की जिम्मेदारी अपने हाथ में लो। अगर मैं किसी हर जिनसे में आवाम से पूछता हूँ तो बताओ क्या तुमने बीजेपी को वोट दिया, तो सब आप उठाकर कहते हैं हमने नहीं दिया। तो बीजेपी कामयाब कैसे होगी? अपने वजन को, अपनी ताकत में इजाफा करें, अपने वोट का इस्तेमाल मजलिस के पतन साफ के निशान पर आप करिए। घर को मनाते हैं या कोई ऑफिस को बनाते हैं, पहला काम आप क्या करते हैं कि उसकी बुनियाद को मजबूत करिए। आप बुनियाद को मजबूत करिए और अपने सियासी घर को तामीर करिए। ये सियासी घर में मैं आकर रहने वाला नहीं हूँ, ना कोई हैदराबाद से आकर रहेगा। इसके मालिक आप रहेंगे और इस इमारत को आप अपने इतिहास से, अपनी दुआओं से, अपनी कुर्बानियों से आप तामीर करेंगे। ये चुनाव सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं, बल्कि आने वाले पीढ़ियों के लिए, आने वाले पीढ़ियों में बच्चों के भविष्य को तय करने का भी चुनाव है। गया जी में मंच से संबोधित करते हुए ओवैसी ने सारी बातें कही और बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी कितने बड़े फैक्टर हो सकते हैं, ये हमने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में भी देखा था। और एक अलग वोट बैंक के साथ ओवैसी चुनाव में आते हैं और इस बार फिर से वो एक बार अलग अलग तरीके से मंच से दहाड़ रहे हैं और अपनी उपस्थिति को सुनिश्चित करा रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण है ओवैसी इस चुनाव में, और ओवैसी का जो वोट बैंक है बिहार में किस तरीके से बाकी पार्टियों को भी प्रभावित करता है। हमने देखा था बीते साल जब चुनाव 2020 में हुआ था तो आरजेडी और बीजेपी को भारी नुकसान भी पहुंचा था ओवैसी की वजह से। और एक बार लगातार फिर गया जी में ये कार्यक्रम और मंच से संबोधित करते हुए ओवैसी ने जनता को संबोधित किया और कहा कि ये चुनाव सिर्फ सरकार बनाने का नहीं, बल्कि इज्जत, बराबरी और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का सवाल है। उन्होंने लोगों से अपील की कि ये सिर्फ वोटर नहीं, सिटीजन बने और अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़े। तो अपने अधिकार की बात कर रहे हैं ओवैसी और ये कह रहे हैं कि सिर्फ वोटर नहीं, सिटीजन बन के इस बार चुनाव में वोट करिए। हम दूसरी तरफ भी देख रहे हैं बाकी पार्टियां किस तरीके से चुनाव की तैयारियों में लगी हुई हैं, लेकिन ओवैसी जब भी मंच से बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ अलग आदेश, कुछ अलग अपील और कुछ अलग तरीके से अपने जनता के बीच अपनी बातों को रख रहे हैं। सभा में उन्होंने कहा कि अब वक्त है कि हम अपने सियासी घर को मजबूत करें, जो हमारे लिए बोले वही हमारा नेता हो। तो एक अलग अंदाज है उनका कहने का और बड़े ही अलग लहजे में वो जनता को संबोधित करते हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हो वैसे। मोहब्बत को सराखों पे रखता हूँ और एक बात हमारे पार्टी के जिम्मेदारों को इसका ख्याल रखना चाहिए कि कोई भी जमात, कोई भी तंजीम पार्टी डिसिप्लिन से आगे बढ़ती है। अगर एक जमात ने फैसला लिया तो जमात के जिम्मेदारों की ये पूरी जिम्मेदारी होती है कि उस फैसले के पाबंद रहे। अगर हर कोई अपनी तरफ से मनमानी करेगा और ये कहेगा कि नहीं आवाम के में बड़ा मुखोश है, मोहब्बत है, तो ये इस तरह से हम आगे नहीं बढ़ सकते। बड़ी मुश्किलों से, बड़ी तकालीफ का सफर उठाकर हमने बिहार में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को इस मुकाम पर लाया। और अगर हम चाहते हैं कि कामयाबियां हमारे कदम चूमे तो बहुत ज़रूरी है कि इखलास के साथ हर पार्टी का मेंबर पार्टी के फैसले का पाबंद रहे और जो पार्टी फैसला करती है उस पर अमल करे। वरना अगर हर कोई सिपह सालार बनेगा तो पार्टी कहीं आगे नहीं बढ़ सकती, वही पार्टी रुक जाएगी और कामयाबी हमको नहीं मिलेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो हमारे जिम्मेदार ने ये फैसला लिया है वो मुस्तकबिल में ऐसा कोई फैसला नहीं लेंगे
ये मैं उनको बता रहा हूँ, और मुस्तकबिल में अगर आपको फैसला लेंगे तो फिर ये गलती आपकी होगी, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आपसे बताने भी आया हूँ कि आप लोगों की वालिहाना मोहब्बत है जो हमको यहाँ पर लाई है, और आप लोग बगैर किसी तरह के यहाँ पर आए हैं, तो हम आपसे गुजारिश ये करने आए हैं कि आने वाले विधानसभा में इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उम्मीदवार बिहार के असेंबली के इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। और मेरी आपसे गुजारिश ही है कि आप अपने वोट के जरिए से अपनी पार्टी को कामयाब इसलिए करिए क्योंकि हम अपनी सियासी क़ियादत को बनाना चाहते हैं। देखिए, भारत के संविधान में दफा 14 है जो समानता की और बराबरी की बात करता है। आपको फैसला करना है कि अगर हम बराबरी चाहते हैं तो हमको अपने वोट से अपने नेता को विधायक बनाकर बिहार की विधानसभा में बुलाना पड़ेगा। और अगर हम इस पैगाम को समझ जाएं, क्योंकि मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ, भारत के संविधान में दफा 14 की बात कर रहा हूँ, जिसको अंग्रेजी में इक्वालिटी बोलते हैं, मसावात बोलते हैं, बराबरी बोलते हैं, समानता कहते हैं। ये लड़ाई में आपके ताउन की जरूरत है। और अगर आप सिर्फ वोट डालने वाले बनकर हम रह गए हैं, पिछले 60 साल से हम लोग सिर्फ वोट डालकर घर में जाकर सो जाते हैं। आपको शहरी बनना है, सिटीजन बनना है। जब आप शहरी बनेंगे, सिटीजन बनेंगे, तो आपको पूरे हुकूक मिलेंगे जो एक भारत के शहरी को मिलते हैं। मगर हमारा हाल पिछले 60 साल से इन जालिमों ने बनाकर रख दिया कि तुम वोट डालो और सब हम पर छोड़ दो। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप वोट भी डालो और अपने मुस्तकबिल की जिम्मेदारी अपने हाथ में लो। आपको नेता बनाना है। आपके मुस्तकबिल के फैसले कोई पटना में बैठने वाला जालिम नेता है जिसको सिर्फ दुश्मनी और असलियत के मजाहरे करके हमको पसमानदा रखने की एक मंसूबाबंद साजिश के तहत हमको पसमानदा रख दिया गया, हमको गरीबी में मुब्तला कर दिया गया। हमारे बच्चों को, हमारे खास तौर से हमारी बेटियों को तालीम मुकम्मल करने के मौके फराहम नहीं किए गए। यहाँ के नौजवानों का पलायन होता है, उसको रोकने की कोई पॉलिसी नहीं बनाई जाती। और अब चुनाव आ गया, अब जब चुनाव आ गया तो आप इन जालिमों की जबान से सुनेंगे सेकुलरिज्म के लिए वोट को। अरे सेकुलरिज्म से वोट को हम पिछले 65 साल से दे रहे हैं। तुमने क्या किया इस बिहार की 19% अक़लियतों को? हम ही वोट दे रहे हैं, तुम कहाँ वोट दे रहे हो? अगर मैं किसी हर जलसे में आवाम से पूछता हूँ कि बताओ क्या तुमने बीजेपी को वोट किया, तो सब हाथ उठाकर कहते हैं कि हमने नहीं किया। तो फिर बीजेपी कामयाब कैसे हो रही है? जहाँ पर हमको इल्जाम लगाया जाता कि सुनिए, इल्जाम लगाया जाता कि मजलिस खड़ी हो जाती। अरे जहाँ पर हम नहीं खड़ा करते वहां पर भी हरा नहीं पाते बीजेपी को। इसीलिए आपसे कह रहे कि अपने वजन को, अपनी ताकत में इजाफा करना है तो अपने वोट का इस्तेमाल मजलिस के पतन छाप के निशान पर आप करिए। याद रखिए कि कोई भी इमारत 1 महीने में 2 महीने में तामीर नहीं होती। अगर आप अपने घर को बनाते हैं या कोई ऑफिस को बनाते हैं तो पहला काम आप क्या करते हैं कि उसकी बुनियाद को मजबूत करिए। आप बुनियाद को मजबूत करिए और अपने सियासी घर को तामीर करिए। ये सियासी घर में मैं आकर रहने वाला नहीं हूँ, ना कोई हैदराबाद से आकर रहेगा, इसके मालिक आप रहेंगे। और इस इमारत को आप अपने इत्तेहाद से, अपनी दुआओं से, अपनी कुर्बानियों से आप तामीर करेंगे और अपने सियासी शऊर से आप कामयाब करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप जब यहाँ से जाए तो एक पैगाम लेकर जाए, एक फिक्र लेकर जाए। सिर्फ नारे लगाकर हम अपने जज्बात को नारों में उड़ा देते हैं और फिर उसके बाद हमको याद नहीं रहता कि क्या हमने सुना था। आप यहाँ पर आए, हम यहाँ पर बुलाए गए, ये आपको हम पैगाम दे रहे हैं कि इंसाफ की लड़ाई में आपको साथ देना है, बराबरी की लड़ाई में आपको साथ देना है
और हम जो लोग हमारे वोट को हासिल करके हमारा एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, इस्तेसाल करते हैं, इसको हमको रोकना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि कल हम कहाँ गए थे, जाने गए थे, वहां पर एक रेल ट्रेन के डब्बे में, क्या नाम था, अब्दुल खदीर को रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के ऑफिसर ने 3 लोगों को गोली मारी। 2 एक हैदराबाद के थे, एक बिहार के थे और एक मुंबई के। लोग बोलते कि मजलिस क्या करती है, सत्ता में नहीं आती, इनका मंत्री नहीं बनता। हैदराबाद का जो शख्स मरा था, हमारे माजिद साहब कहाँ है, माजिद हुसैन साहब दिलाई, ये माजिद हुसैन साहब हमारे नामपल्ली के बेटे हैं। इनके सुनिए, इनके विधानसभा का एक शख्स रेलवे पुलिस ने बगैर कोई वजह के सिर्फ नफरत की बुनियाद पर गोली मार दी। 3 लोगों को, 3 के लोग मर गए। इनकी विधानसभा का शख्स जो इंतकाल हो गया उसकी गोली से, हमने क्या किया हैदराबाद में उसके लिए, हमने उसको सरकार से चेक दिलाया। आपको सोचने के लिए कह रहा हूं, जो शख्स मरा था, कौन सा, 20वीं का मरा था, उसको किसी तेजस्वी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कुछ दिया, उसको जमीन दी। ये हमको आपको बताना चाह रहे हैं, ताकत इसको बोलते। 7 MLA आए तो हम उसको म्यूजियम में नहीं रखे उठाकर, जनता ने हमको ताकत दी। हमने सरकार से जाकर कहा, सरकार के मिनिस्टर ने सब कहा कि ओवैसी साहब, वो मुंबई के करीब ट्रेन में उसको गोली मारी गई, हमने कहा रहने वाला हैदराबाद का है, बचाओ, हो गया। और फिर बीजेपी जीतते जाती है। याद रखो, हम कोई किसी रेलवे स्टेशन के कूली नहीं है कि इन जालिमों का बोझ हम अपने कंधों पर उठाकर लेकर जाएं। हमारे दादा ने, हमारे परदादा ने इनको अपना बोझ समझकर उठाया और इन्होंने हमारी कुर्बानियों पर, हमारी लाशों पर अपने इख्तिदार के महल को तामीर करवा दिया। जनता को कुछ नहीं मिला। 15 साल लालू के परिवार के, 20 साल नीतीश के। मेरे भाई, एक नए दौर का आगाज करो। नौजवानों, बुजुर्गों, खास तौर से मैं बुजुर्ग से कह रहा हूं, हमारे बड़े लोगों से, कि आपने अपनी जवानी को इन जालिमों के पीछे बर्बाद कर दिया। कम से कम इस विधानसभा के चुनाव में इन बच्चों को देखो आप, इनका मुस्तकबिल है। बिहार में करीब 60% आबादी, 60% आबादी 25 साल से कम उम्र नौजवानों पर मुश्तमिल है। नौजवानों, ये लड़ाई जो आज मजलिस ओवैसी लड़ रहा है, ये तुम्हारी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं हैदराबाद से आकर, मैं हैदराबादी को नहीं खड़ा कर रहा हूं, मैं हैदराबाद से आकर तुम्हारे वोट लेकर अपने जमीन का सौदा नहीं कर रहा हूं। ये लड़ाई आपकी है। जब तक आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, हम ना तरक्की कर सकते, ना हम अपने गांव में डेवलपमेंट का, विकास का काम करवा सकते, ना हम अपने मजहबी इबादत गाहों की हिफाजत कर सकते। तो आज का पैगाम आपसे यही है कि हमको इंसाफ के लिए अपनी पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब और कामरान करना पड़ेगा। क्या आप करेंगे? तीसरी बात जो आप यहां से लेकर जाएंगे वो ये है कि मोदी ने, नीतीश कुमार ने, चिराग पासवान ने और कुशवाहा साहब ने मिलकर भारत में एक ऐसा काला कानून बनाया जो भारत के संविधान, जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया, उसके पूरा बरखिलाफ। और वो कानून के जरिए वो मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को, कब्रिस्तान को हासिल करना चाहते हैं। ये सोचिए कि इन्होंने इस तरह का कानून बनाकर हमारी मजहबी शनाख्त को खतरे में डाल दिया। राइट टू इक्वालिटी, समानता की बात जब होती है तो बिहार में हर मजहब के उनके मजहबी इदारे हैं, वहां पर वही मजहब का मानने वाला उसका मेंबर बन सकता है, मगर मुसलमान के वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम भी मेंबर बन सकता है। यह कानून मोदी ने, नीतीश कुमार ने, इन सब ने बनाया।
इसको भी ख्याल रखिए। और आखिरी बात, चौथी बात, भ्रष्टाचार नीतीश कुमार की राज में आम हो चुका है। रिश्वत, कोई भी गरीब म्यूटेशन के लिए जाता है 3,000 रुपये पूछा जाता है, 6,000। रजिस्ट्रेशन के लिए 2,000 रुपये नहीं देंगे तो जांच होगी। आवास योजना के लिए पैसे, पेंशन के लिए पैसे। पिछले 5 साल से मोदी और नीतीश कुमार की सरकार ने भ्रष्टाचार को आम कर दिया। दिल्ली में बैठकर मोदी बोलते ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, मगर मोदी ये कह रहे हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मगर बिहार में तुम लूट सकते, गरीबों का खून चूस सकते। तो इसीलिए आपसे कह रहे कि ये एक नई तारीख लिखने का वक्त है। नौजवानों, ये जो ताकत तुम्हारे पास है ना, एक विकल्प है, मुतबादिल है आपके पास। आप मंजलिस को मजबूत करिए, अपने बुजुर्गों को राजी करिए, अपने हमारी इस बात को, आपकी पार्टी के पैगाम को हमारी माँ और बहनों तक पहुंचाइए और अपनी पार्टी को कामयाब करिए। ये मेरे लिए नहीं, ये आपकी कामयाबी होगी। बिहार ताकतवर उसी वक्त होगा जब बिहार की सबसे बड़ी अकलियत के पास इज्जत होगी, मुकाम होगा, उनका हिस्सा मिलेगा उनको। बिहार के असेंबली में एक अख्तरुल ईमान है, एक एमएलए है। आपने देखा कि एक अख्तरुल ईमान ने कितनी मेहनत की, कितनी जुस्तजू की, और हर आपके हमारे गरीब मजलूम अवाम के मसले पर बेबाकी के साथ अख्तरुल ईमान ने उसको बयान किया। बस आपसे ही कहना था कि ये हिस्सेदारी की लड़ाई है। तो आपने सुना किस तरीके से मंच से ओवैसी की दहाड़, और ये एक अलग नजरिया उनका चुनाव को लेकर। सिटीजन बनने की बात है, वोटर बनने की बात नहीं। और साथ साथ अपनी जो तैयारी वो दिखा रहे हैं चुनाव में, अलग अलग कार्यक्रमों में। सीमांचल में उन्होंने यात्रा की, आज गया जी में वो गरज रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चुनाव से पहले तैयारी कितनी मजबूत है और किस तरीके से वो बाकी पार्टियों को प्रभावित करेंगे, ये देखना होगा। लेकिन मंच से जब वो गरजते हैं तो शायद कहीं ना कहीं जनता के बीच एक अपनी अलग आवाज पहुंचाते हैं और एक अलग सवाल भी अंतर्मन में खड़ा करते हैं कि वोटर होने के नाते आपका क्या दायित्व है और सरकार किसकी बननी चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि जो आपका हक की बात करे, जो आपके लिए खड़ा हो, जो आपकी लड़ाई लड़े, उससे ही आप चुने। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।